यूपीएससी मेंस में आपकी कॉपीज इवेल्युएट कैसे होती हैं? व्हाट आर द कंपोनेंट्स इन योर आंसर दैट द यूपीएससी एग्जामिनर इज लुकिंग फॉर? If you are having doubts regarding the same questions, in this video I am going to resolve all your doubts. Good afternoon everyone. My name is Rishabh. I have appeared for all 6 UPSC CSC mains, 3 consecutive UPSC CSC interviews, and after evaluating 1000 plus copies at Convert IS, I am going to decode the secrets of the answer evaluation for UPSC mains. देखो, एग्जामिनर जब आपकी कॉपीज चेक करते हैं तो उनका फोकस होता है 4 बेसिक कंपोनेंट्स पे। वो 4 बेसिक कंपोनेंट्स क्या हैं? द वेरी फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन। आपका इंट्रोडक्शन जो है सिंपल, कंसाइज एंड क्रिस्प होना चाहिए। एग्जामिनर को एक क्लियर मैसेज मिलना चाहिए कि ही वॉट एवर ही इज रीडिंग इट इज वर्थ रीडिंग। अटेंशन को ग्रैब करना चाहिए आपका इंट्रोडक्शन। सेकेंड वन इज ऑल माइक्रो क्वेश्चंस शुड बी आंसर्ड। देखो, माइक्रो क्वेश्चंस क्या है कि यूपीएससी आपके मेंस में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें 2-3 पार्ट्स होते हैं, तो सारे पार्ट्स को एक एक करके आपको आंसर करना है और उसी को माइक्रो क्वेश्चंस बोलते हैं। द थर्ड वन इज बैलेंस द कंटेंट, स्ट्रक्चर एंड प्रेजेंटेशन इन द बॉडी। अब टॉपर्स की कॉपीज उठा के देख लो। अब टॉपर्स की कॉपीज में आपको मिलेगा कि कंटेंट बहुत ही अच्छा है और स्ट्रक्चर और प्रेजेंटेशन भी काफी अच्छा है, तो इनके बीच में एक बैलेंस बना के रखना है आपको। द फोर्थ वन, द साइलेंट किलर, मेंटेन लेजिबिलिटी इन योर आंसर्स। लेजिबिलिटी से मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत अच्छी हैंडराइटिंग चाहिए, एकदम कर्सिव हैंडराइटिंग ऐसा नहीं चाहिए। यू हैव टू राइट क्लीन एंड क्लियर आंसर्स। लाइंस के बीच में आपको लेजिबिलिटी रखनी है, वर्ड्स की लेजिबिलिटी रखनी है। एक लाइव इवैल्यूएशन से देखते हैं कि आपकी कॉपीज कैसे चेक होती हैं। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। इन द फर्स्ट क्वेश्चन is talking about right of movement and residence throughout the territory of India are freely available to Indian citizens, but these rights are not absolute. कह रहे हैं कि राइट्स जो है वो आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड रेसिडेंस का ये राइट दिया तो गया है, बट स्टिल इट इज नॉट एब्सोल्यूट। तो सबसे पहले कॉपी देखते वक्त मैं ये देखूंगा कि कॉपी में लेजिबिलिटी है कि नहीं। कॉपी इज लाइक फेयरली लेजिबल। यहाँ पे कॉपीज में आपकी लेजिबिलिटी लाइंस के बीच में थोड़ा सा गैप करके बढ़ाई जा सकती थी। अब देखते हैं इंट्रोडक्शन को। मैंने बोला था इंट्रोडक्शन सिंपल, क्रिस्प और आपका कंसाइज होना चाहिए। इंट्रोडक्शन में इन्होंने 19(1)D और 19(1)E की बात की है। स्पेसिफिक जो आपके क्लॉजेज हैं जो कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट और फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस, इन दोनों को डिसाइड करते हैं। सो इन्होंने जो कोर चीज है उसको तो एड्रेस किया है, बट दिस कुड बी कंसाइज। अब इसके बाद ही हैज फोकस्ड अपॉन एक्सप्लेनिंग आर्टिकल 19(1)D क्या है, आर्टिकल 19(1)E क्या है। आपके क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया है कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट और रेसिडेंस है। आपको फोकस किस पे करना था? द राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके ऊपर फोकस करना है। तो राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट वाले पार्ट को मैं ढूंढ रहा हूं, और ये यहां पे जाके इन्होंने कहीं पे एड्रेस किया है कि जो रेस्ट्रिक्शन लगते हैं वो आर्टिकल 19(5) में लगते हैं। आर्टिकल 19(5) में जब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं एज एन एग्जामिनर कि वो कुछ ग्राउंड्स बताएंगे जिसके बेसिस पे रेस्ट्रिक्शंस ये इंप्लीमेंट किए जाते हैं। ग्राउंड्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन, ग्राउंड्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन बताएंगे। अब इन्होंने बताया है पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर, इसके ऊपर बताया है। देन सेकंड वन इज टॉकिंग अबाउट स्टेट प्रोटेक्शन एंड द थर्ड वन इज ट्राइबल एरियाज। देखो, इनको एड्रेस करना था क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से। लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर फोकस करना था, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के ऊपर फोकस करना था, हेल्थ के ऊपर फोकस करना था, ट्राइबल राइट्स के ऊपर फोकस करना था, इन सब के ऊपर फोकस करना था। तो ये ग्राउंड्स क्लियरली मेंशन नहीं है, ग्राउंड जो है वो क्लियरली मेंशन नहीं है। इसके अलावा ग्राउंड्स के बाद जो स्पेसिफिक मेजर्स गवर्नमेंट ने लिए हैं इन ग्राउंड्स को इंप्लीमेंट करने के लिए, वो भी बताना था। वो स्पेसिफिक मेजर्स क्या हो सकते हैं? आस्पा एक्ट है आपका, आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट। इसके अलावा इनर लाइन परमिट है। उसके अलावा शेड्यूल 5 और 6 एरियाज हैं, शेड्यूल एरियाज और ट्राइबल एरियाज। उसके अलावा एपिडेमिक प्रिवेंशन एक्ट है 1897 का। इसके अलावा अर्स्टवाइल सीआरपीसी के सेक्शन 144 है। ये सारी चीजें इनको क्लियरली मेंशन करनी थी। ही हैज नॉट मेंशन्ड इट।
कंक्लूजन में एज एन इवेल्युएटर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि कंक्लूजन बात करेगा कि आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो आपके कोई भी फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है, जस्ट लाइक द फंडामेंटल राइट गिवन आर्टिकल 19 का। तो यहां पे यही बात करनी थी कि जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं उसको इंडिया की सोशल और कल्चरल डाइवर्सिटी को ध्यान में रखकर लगाया गया है। दैट कुड हैव बीन talked about, but he has written about gives public right to move and reside any part। फिर से एक्सप्लेन करने में लग गए। कंक्लूजन में क्लोजर देना होता है, एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। सो दिस कुड हैव बीन बेटर। नॉर्मली द मार्क्स गिवन फॉर अ गुड आंसर इज 5 आउट ऑफ 10, क्योंकि इन्होंने इस मेन पार्ट की डिमांड को एड्रेस नहीं किया है, प्लस इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन वो भी एज पर रिक्वायरमेंट नहीं लिखा है, इसलिए I am deducting the marks and he is getting 3 out of 10। सेकेंड क्वेश्चन से देखते हैं, एक बार और अच्छा समझने की कोशिश करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में बात हुई है, आप कॉपीज देखो, अभी क्वेश्चन मत देखो, कॉपी देखो। कॉपी में लेजिबिलिटी आपको देखने को मिल रही है कि नहीं? कॉपी लेजिबल लग रही है? काफी लेजिबल कॉपी है अगर फर्स्ट कॉपी से कंपेयर करोगे, फर्स्ट कॉपी से सेकंड कॉपी को कंपेयर करोगे, काफी लेजिबल कॉपी है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या क्वेश्चन है? डिस्कस द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एज द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ हैज इट बैलेंस्ड इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट विद इवॉल्विंग गवर्नेंस चैलेंजेस। अब सुप्रीम कोर्ट गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक तरीके से आप मैसेज है कि सुप्रीम कोर्ट विल एक्ट एज द गार्डियन। अब कैसे इंट्रोड्यूस किया है वो देख लेते हैं। लेजिबिलिटी अच्छी है, लेजिबिलिटी वाला अच्छा है। अब देखते हैं, द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्लेज एन ओथ टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ अंडर द थर्ड शेड्यूल। ऐसे करके बताया है कि हाँ, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के ऊपर फोकस कर रहे हैं। उसके अलावा अब उनके ओथ्स की बात कर रहे हैं। एनी मैटर कनेक्टेड टू अ कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिपेंसी नीड्स इट्स स्टैंप ऑफ अथॉरिटी। अच्छा इंट्रोडक्शन है, काफी कुछ यहां पे इन्होंने समराइज कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट यहां पे क्या करता है। बेटर हो सकता था अगर यहां पे बोल देते कि फाइनल इंटरप्रेटर है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का फाइनल इंटरप्रेटर है। दैट एज एन इवेल्युएटर ये पर्टिकुलर लाइन के लिए आई वाज लुकिंग फॉर। अब देखते हैं रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को कैसे बताया इन्होंने। फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्शन अच्छा है, आर्टिकल 32 की बात कर दी। रिट जुरिस्डिक्शन की सही है। जुडिशियल रिव्यू की बात की है। चेक द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशंस और एग्जीक्यूटिव डिसीजंस, ये भी अच्छा है। यहां पे थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देना था कि कौन से आर्टिकल में जुडिशियल रिव्यू की बात होती है। आर्टिकल 13, 32, ठीक है, 137, ऐसे करके आप इनको बात करनी चाहिए थी। प्रोटेक्शन ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही बात है। ये पॉइंट भी अच्छा है कि सेंटर और स्टेट के बीच में या इंटर स्टेट डिस्प्यूट में सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक्ट करती है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, ये भी पॉइंट सही है कि एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, जब प्रेसिडेंट को कोई एडवाइस चाहिए रहती है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ या फिर किसी फैक्ट से रिलेटेड, तो प्रेसिडेंट जो है वो कंसल्ट करते हैं सुप्रीम कोर्ट से। उसके लिए आर्टिकल 143 होता है। देखो, आपकी GS2 की कॉपीज में आर्टिकल्स का, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का बहुत रोल है और ये मेंशन करते हुए चलना होता है। इसके अलावा हाउएवर द कोर्ट इज नॉट बाउंड, अच्छा ये है डिसीजंस ऑफ प्रेसिडेंट एंड VP इलेक्शन। यहां पे अगर प्रेसिडेंट VP इलेक्शन में कोई डिस्प्यूट हो जाता है तब भी ये अच्छा पॉइंट है। तो हियर अपील्स एंड करेक्ट जुडिशियल एरर्स। देखो, सुप्रीम कोर्ट के पास सेल्फ करेक्शन का मैकेनिज्म है। यहां पे अच्छी हेडिंग क्या हो सकती थी? सेल्फ करेक्शन। सेल्फ करेक्शन का मैकेनिज्म है। अगर सेल्फ करेक्शन सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, जो कि आर्टिकल 137 के अंदर कर सकता है, 137 के अंदर, तो सुप्रीम कोर्ट कैन एक्ट एज अ गार्डियन बिकॉज दे आर इवॉल्विंग एज पर द डिमांड ऑफ द टाइम। ठीक है, अब बोल रहा है बैलेंसिंग, सेकंड पार्ट है, हाउ हैज इट बैलेंस्ड इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट विद इवॉल्विंग गवर्नेंस चैलेंजेस। अब इवॉल्विंग गवर्नेंस चैलेंज और सुप्रीम कोर्ट की जो इवोल्यूशन है कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट को लेके, उसको लेके चलना था। यहां पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो मैंडेट है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कैसे इवोल्यूशन किया है, और यहां पे जो इवॉल्विंग कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है, इवॉल्विंग गवर्नेंस कॉन्स्टेंट्स हैं, इसको ऐसे करके बताया जा सकता था और अच्छे से। इवॉल्विंग गवर्नेंस कॉन्स्टेंट क्या है, इवॉल्विंग गवर्नेंस कॉन्स्टेंट क्या है, और सुप्रीम कोर्ट ने कैसे यहां पे
अब कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट का इवोल्यूशन किया है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत इन्होंने बताया है, ठीक है, इनहेरिटेंस इनहेरेंट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन बट नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड, जुडिशियल रिव्यू, ये सब एग्जांपल दिया है। फिर बेसिक स्ट्रक्चर की बात की है केशवानंद भारती केस में, ठीक है, ठीक चीज, ठीक पॉइंट्स लिखे हैं। इसके बाद इन्होंने थोड़ा सा इवोल्यूशन ऑफ एससीज पावर्स, एक्सपेंशन इन स्कोप, यहाँ पे इन्होंने एक्सपेंशन इन स्कोप बताया है। मैटर ये है कि सेकंड जो क्वेश्चन पूछा गया था, सेकंड पार्ट था, उसमें डायरेक्ट यही बात करनी थी इनको कि कैसे एक्सपेंड किया है, जहां पे इनको बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की बात करनी थी, जहां पे इनको यूज ऑफ आर्टिकल 142 की कंप्लीट जस्टिस करने के लिए बात करनी थी, जहां पे इनको एक्सपेंशन इन स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म, पीआईएल की बात करनी थी, या फिर आपके जो 4 जजेस केसेस हैं उसकी बात करनी थी, 4 जजेस केसेस जहां पे कोलिजियम का इवोल्यूशन हुआ उसकी बात करनी थी। इन सब चीजों के ऊपर फोकस करना था। इसको और अच्छे से स्ट्रक्चर किया जा सकता था। कंटेंट वाइज इट इज ओके, स्ट्रक्चर वाइज इट इज नॉट, बिकॉज यहां पे जो स्टूडेंट है वो कंफ्यूज लग रहा है कि सेकंड पार्ट को कैसे आंसर करें। कंक्लूजन में इन्होंने बताया है, गैप्स इन लीगल लेकुना हैव बीन इफेक्टिवली यूटिलाइज्ड बाय आवर एपेक्स कोर्ट टू चेक एक्सेसेस ऑफ द अदर 2 ऑर्गन्स। ये कंक्लूजन भी डिमांड को फुलफिल करता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो जो और 2 ऑर्गन्स हैं उनकी जो एक्सेसेस हैं, उनकी पावर को के ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस लगाता है, उनकी पावर के ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस का काम करती है। जनरली द मार्क्स गिवन फॉर अ गुड आंसर इज 7 to 8 out of 15। कितने मार्क्स मिलते हैं? 7 to 8, बिकॉज द सेकेंड पार्ट structure is not very good, that's why I'm deducting the marks and this aspirant will get 6 out of 15। ऐसे आपकी कॉपीज जो हैं वो इवेल्युएट होती हैं यूपीएससी के मेंस के पेपर्स में। अगर इस तरह की लाइव इवेल्युएशन आपको और चाहिए तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आपको अपने कॉपीज को मेरे या मेरे जैसे और इवेल्युएटर से इवेल्युएट कराना है ऑन ए रेगुलर बेसिस, देन यू कैन गो टू convertize.com एंड यू कैन अप्लाई फॉर द अनलिमिटेड इवेल्युएशन प्लान, जहां पे आपके इंटरव्यू अपीयर्ड कैंडिडेट्स और टॉप रैंकर्स आपकी कॉपीज इवेल्युएट करते हैं और आपको मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं। In this video, that is all from my side. Tell me in the comment section what should be the next video. Next video में मैं और कौन सी evaluation के ऊपर focus करूं. Till then, it's all from my side. Take care. Goodbye.